पहले वाले टॉपिक अपन ने पढ़ा था कि कौन सा प्लेस किस प्रकार से काम करता है और प्रोजेक्शन में उसका क्या रोल है। ध्यान रखिए, प्रोजेक्शन के अंतर्गत मैंने क्या बताया है कि जो जो जमीनी जो ग्लोबीय रूप है उसका वैसा का वैसा रूप इस पर आ जाए, इसके लिए अपन ने अक्षांश और देशांत रेखाओं को जाल को प्राप्त करने के लिए यह प्रयास किया था। अब प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए कि उसका वैसा का वैसा रूप इस पर आ जाए, तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, दो रूप लेंगे। या तो आप लेंगे, आप इसका दो प्रकार उपयोग करेंगे। या तो आप करेंगे गणितीय विधि का उपयोग करेंगे, या फिर आप ग्राफिकल या आलेखी विधि को उपयोग में लेके आएंगे। ध्यान रखिए, अपने जो विषय है उसमें गणितीय विधि नहीं है, आलेखी विधि को उपयोग में लाया गया है। अब आलेखी विधि को आलेखी विधि का किस प्रकार से उपयोग करेंगे, तो आलेखी विधि का उपयोग करने के लिए मैं आपके इसमें क्या किया जाता है कि इसके लिए एक तरीका माना जाता है कि आपके पास ग्लोब है और इस ग्लोब पर आपको कागज की समतल सतह रखनी है, कागज को रखना है और कागज को रखने के बाद उसकी डिजाइन को, उसके रूप को, या इस पर जो बनी हुई अक्षांश और देशांत रेखाएं हैं उसको प्राप्त करना है। जैसे कैसे प्राप्त करना है, फॉर एग्जांपल कि मैंने ये कागज लिया है और इस कागज को मैंने इस पे रखा है और मैंने इस ग्लोब के ग्लोब में ये एक बल्ब लगा रखा है और इसमें लाइट लगा रखी है। जैसे ये लाइट है, तो लाइट के बाद इस लाइट, जैसे मैं इस लाइट पे लगाता हूं तो इसकी जो छाया है, इस आकृतियों की छाया है वो इसके ऊपर बन जाती है और जैसे ये बनेगी तो मैं इसके ऊपर ऐसे पेंसिल लेके इस पर, इस कागज पर ड्रॉ कर लूंगा। ड्रॉ करने के बाद मैं अपने पास इसको अपने पास रख लूंगा। तो जो डिजाइन यहां पर आई है, ध्यान रखिए, कागज को मैं चिपकाऊंगा नहीं, कागज का या तो मैं रखूंगा इस प्रकार से रखूंगा, क्योंकि कागज हो सकता है कागज आपका सीधा हो, परंतु क्योंकि कागज को अपना सीधा ही रखना है। यदि मैं इसको इस प्रकार से चिपकाऊंगा तो कागज दाएं बाएं उधर मुड़ जाएगा। तो इसीलिए कागज को सीधा रखना है, चाहे वो इस प्रकार से रखें या इस प्रकार से रखें या इस प्रकार से रखें, यानी कि आप उसको पूरे इस रूप में रख सकते हैं, इस रूप में रख सकते हैं, इस रूप में, बस अर्थ है कागज एक प्रकार से फ्लैट सतह के रूप में होना चाहिए। अब इसकी जो भी डिजाइन इसके ऊपर कागज पर डिजाइन बन रही है वो इसको मैंने इसके ऊपर प्राप्त की। अब जो डिजाइन इसकी है वो इस पर आ गई, तो ये जो 3D रूप का 2D में आ गया और वैसा का वैसा एक फिक्स जैसा भी जैसी चीज लाइनें इस पर बनी हुई है उन लाइनों की स्थिति यहां पर आ गई। तो इस रूप को इस पर उतारने का जो तरीका है वही प्रक्षेप है, मैंने इससे पहले बता चुका हूं। अब इन प्रक्षेपों को अलग अलग वर्गीकरण किया गया है और वर्गीकरण करने के लिए इसमें जो सबसे पहले जो वर्गीकरण आता है वो पहला वर्गीकरण है नंबर 1, उसे कहते हैं, जिसका आधार है वो है प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के प्रयोग के आधार पर, प्रकाश के प्रयोग के आधार पर प्रक्षेपों का वर्गीकरण। टॉपिक क्या है, प्रक्षेपों का वर्गीकरण। और इसके अनुसार प्रक्षेप दो प्रकार के होते हैं, एक संदर्श प्रक्षेप और दूसरा है आपके असंदर्श प्रक्षेप। अब ध्यान रखिए, संदर्श असंदर्श में क्या फर्क है कि संदर्श से तात्पर्य ऐसे प्रक्षेप जिसमें प्रकाश का उपयोग किया जाता है। क्या करना है, प्रकाश का उपयोग। और प्रकाश का उपयोग किस प्रकार से करना है कि जो भी आपका ग्लोब है उस ग्लोब में प्रकाश की विभिन्न लोकेशनें चेंज करनी है। कैसे कि या तो आप इसको प्रकाश को ठीक, या प्रकाश जो मैंने बल्ब रखा है इस ग्लोब के अंदर जो भी बल्ब है वो बल्ब या तो बीच में मिड में हो, या मैं कागज यहां रख रहा हूं और बल्ब ठीक इसके नीचे वाले भाग में हो, कहां पर, इस वाले उत्तरी ध्रुव पर हो, या मैं इस
ग्लोब है, इस ग्लोब में प्रकाश बहुत ज्यादा अनंत में या उसको बहुत ज्यादा दूर दूर में रखूं, जहां ग्लोब रख रहा हूं, कागज यहां रख रहा हूं, यदि मैं और अनंत में रख रहा हूं तो प्रकाश की लोकेशन है, मतलब आपके जो बल्ब है उसकी लोकेशन अलग अलग हो सकती है। यदि मैं इसकी केंद्र में रखता हूं, मतलब प्रकाश का जो स्रोत है या बल्ब है इसको केंद्र में रखता हूं तो ये केंद्रीय हो जाएंगे। फिर यदि प्रकाश का केंद्र मध्य में रखता हूं, मतलब मध्य से तात्पर्य विपरीत ध्रुव पर, यह ध्रुव पर हो सकता है, या प्रकाश का केंद्र अनंत में हो सकता है, अनंत में। यदि केंद्र में होंगे तो क्या कहलाएंगे? केंद्रीय। यदि विपरीत स्थिति में होंगे तो वो कहलाएंगे त्रिविमीय। और यदि अनंत में है तो क्या कहलाएंगे? लंबकोणीय। तो ये जो डिपेंड कर रहा है, हमने क्या किया है, जो आपका बल्ब है उस बल्ब की लोकेशन है बार बार चेंज हुई है। असंदर्श में हम लोग रफ या तो पूर्णतः गणितीय विधियों को उपयोग करते हैं, और या हम लोग क्या करते हैं कि इनसे जो भी प्रकाश के द्वारा एक रफ स्केच अपने पास प्राप्त हो जाता है, या वो एक बेस या बेस डाटा प्राप्त या बेस रूप प्राप्त होता है, या आधार डाटा प्राप्त हो जाते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, बाद में उसमें या तो उसको छोटा कर सकते हैं या उसको बड़ा कर देते हैं, और बड़ा करने के बाद उस बड़ा या छोटा करने के लिए, मूल मानचित्र में बड़ा छोटा करने के लिए गणितीय विधियों को उपयोग में लाया जाता है। तो उस प्रकार के प्रक्षेप को कहा जाता है असंदर्भ। जैसे फॉर एग्जांपल आपके आ गया मौलवीय प्रक्षेप आ गया, और फिर इसी प्रकार से आपका मर्केटर प्रक्षेप आ गया, या गाल प्रक्षेप आ गया, या ये सभी ऐसे प्रक्षेप है जिसमें या तो पूर्णतः गणितीय विधियों को उपयोग में लाया गया है, या गणितीय विधियों से तात्पर्य साइन कोस ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकती है और ज्योमेट्री भी हो सकती है, दोनों मेथड इसमें उपयोग में लाकर इनको बनाया जाता है। तो प्रकाश के उपयोग या प्रकाश के प्रयोग के अनुसार जो आपके प्रक्षेप माने प्रक्षेपों को विभाजित किया जाता है, वो दो प्रकार के हैं, संदर्श और असंदर्श। संदर्श में हम प्रकाश का उपयोग करते हैं, और असंदर्श में हम लोग गणितीय विधियों के उसका सम्मिलित रूप उपयोग में लाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा जो वर्गीकरण आता है वो वर्गीकरण कहलाता है रचना विधि के अनुसार। रचना विधि से तात्पर्य बनाने के रूप के अनुसार या बनाने के प्रक्षेप बनाने के तरीके के अनुसार इनको किस प्रकार से विभाजित करते हैं। तो रचना विधि के अनुसार जो वर्ग, इसको रचना विधि में अनुसार के अनुसार प्रक्षेपों का जो विभाजन किया जाता है वो मुख्यतः तीन भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट आपके जो है शंक्वाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप और खमध्य प्रक्षेप। तो शंक्वाकार प्रक्षेप और बेलनाकार प्रक्षेप, खमध्य प्रक्षेप, ये किस प्रकार से है? शंक्वाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप और खमध्य प्रक्षेप। ध्यान रखिए इन तीनों में अलग अलग कंडीशन है। शंक्वाकार प्रक्षेप में शंक्वाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप और खमध्य प्रक्षेप। अब मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले शंक्वाकार प्रक्षेप। शंक्वाकार प्रक्षेप कैसे है और कैसे बनते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि यदि मुझे ये वाला प्लेस, अर्थात न तो मुझे ध्रुवों के आसपास की अक्षांश रेखा लेनी है, न ही मुझे विषुवत रेखा का आसपास की अक्षांश रेखाएं लेनी है, मुझे तो उन दोनों के बीच के भाग अर्थात
इधर से आपके 60 डिग्री 80 या 65 डिग्री या 70 डिग्री, इधर से 40 डिग्री, तो इस दोनों के बीच को भाग को लेना है। तो मैं किस प्रकार से लूं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी वास्तविक कंडीशन जैसी है वैसी आ जाए। तब मैं क्या करूंगा, इस कागज को मैं इसके ऊपर किस प्रकार से एक फनल कीप किस प्रकार की होती है, कीप, ये कीप या ये बर्थडे कैप होती है, इस बर्थडे कैप के अनुसार इसके ऊपर ऐसे पहनाऊंगा। जैसे मैं पहनाऊंगा तो इस कागज की जो फनल कैप होगी या कागज की जो सतह होगी, इसको जहां पर भी स्पर्श करेगी वो कहलाएगी प्रमाणिक अक्षांश। प्रमाणिक अक्षांश से तात्पर्य कि प्रमाणिक अक्षांश में कागज की सतह पर जो लाइन का डिस्टेंस है और ग्लोब पर जो लाइन का डिस्टेंस जो जैसा है वैसा का वैसा इस पर आसान, इस कागज पर सिंपल प्लेन इसका शंक्वाकार कागज पर आ जाता है। तो इसमें इस स्थान पर अधिकतम से अधिकतम शुद्धता रहने की इसमें गुंजाइश रहती है, अधिकतम से अधिकतम शुद्धता रहती है। जैसे जैसे हम लोग इसके ऊपर की तरफ जाएंगे, इससे नीचे की तरफ आएंगे, आकृति में भी चेंज हो जाएगा, अक्षांश रेखाओं के बीच में भी चेंज हो जाएगा, डिस्टेंस वगैरह में चेंज आ जाएगा, आकृति के साथ साथ क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हो जाएगा। परंतु जिस लाइन को इसने कागज ने छुआ है वो जो लाइन होगी वहां पर जैसी आकृति जमीन पर है या ग्लोब पर जैसी आकृति है वैसी की वैसी आकृति इस पर बन जाती है। तो इस कारण इसमें शंक्वाकार इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमने कागज को एक शंकु के रूप में इस प्रकार से कॉनिकल शेप में इस पर रखा है, इसी कारण शंक्वाकार प्रक्षेप के रूप में जाना जाता है। क्यों रखते हैं, क्योंकि यह इस एरिया में, क्योंकि हमें इन एरिया को प्राप्त, अब इसमें यह भी कल्पना कर सकते कागज को इसको पहनाया भी जाता है, कागज ये भी कल्पना करते कि कागज इसको इस ग्लोब को काट कर अंदर की तरफ जा रहा है, ये भी कल्पना करते हैं कि इसके ऊपर कई सारे शंकु है उनको भी रखा जाता है। तो जैसा आपका प्रक्षेप बनाना होता है उसके अनुसार कॉनिकल शेप या कागज की कॉनिकल शेप को चेंज करते रहते हैं। तो ये तो जो कहलाते हैं वो कहलाएंगे आपके शंक्वाकार प्रक्षेप। शंक्वाकार मैंने बता दिया, यानी कि कागज को हमने इस ग्लोब पर इस प्रकार से रखा है, ये ग्लोब है और इस ग्लोब पर हमने इस प्रकार से रखा, ये ऐसे। तो जो भी अक्षांश, मान लीजिए ये 20 डिग्री अक्षांश है, तो 20 डिग्री अक्षांश ये क्या होगी, इसने कागज को छुआ, ग्लोब को छुआ है, इस कारण ये क्या कहलाएगी, प्रमाणिक अक्षांश। प्रमाणिक अक्षांश या मानक अक्षांश। और किसके लिए, अब ध्यान रखिए, इसका उपयोग किन के लिए, किन क्षेत्रों के लिए करते हैं, यानी कि ध्रुवों और ग्लोब के मध्य के भागों के यदि मानचित्र बनाना, ध्रुवों और भूमध्य रेखा को छोड़कर जो बीच के भाग है उनके मध्य के यदि हमें मानचित्र बनाने हैं तो हमें जो जाल प्राप्त करना है उस जाल को बनाने के लिए हमें शंक्वाकार प्रक्षेपों की आवश्यकता रहेगी। नंबर 2, बेलनाकार। बेलनाकार प्रक्षेप में कागज को हम लोग इस प्रकार का पाइप होता है, जैसे पाइप होता है, बेलन होता है, या पाइप किस प्रकार का, एक प्रकार के इस प्रकार के पाइप के रूप में रखेंगे और इसके ऊपर ठीक जितना है ग्लोब है इसके ऊपर इसको पहना देंगे। जैसे ये ग्लोब है इसको इसके ऊपर पहना दिया और पहनाने के बाद जैसे ये लाइट है, इस लाइट से इसके ऊपर मान लीजिए मैंने इसको पहना दिया इस प्रकार से, तो अब लाइट पर जो भी लाइनें हैं इस लाइनों को मैंने इसके ऊपर लाइनों को मैंने खींच दिया। तो और खींचने के बाद जैसे मैं इस कागज को खोलूंगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा और लाइनें वैसी की वैसी आ जाएगी, अक्षांश रेखाएं भी आ जाएगी, देशांत रेखा आएगी। तो बेलन से तात्पर्य कागज का बेलन रूप में रखने के बाद जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं प्राप्त कराती है और जो जाल बनता है वो जो जाल कहलाएगा आपका, वो आपके बेलनाकार प्रक्षेप के नाम से कहलाया गया। तो यानी कि बेलनाकार प्रक्षेपों का उपयोग हम लोग केवल भूमध्य रेखा के समीप वाले क्षेत्रों यानी कि 0 डिग्री से 20 डिग्री, 0 डिग्री से तात्पर्य कि ये जो ग्लोब है इस ग्लोब के ऊपर 10 या 20 डिग्री ऊपर जाने के लिए या 10 या 20 डिग्री नीचे जाने के लिए यह सबसे उपयुक्त। इन देशों के यदि हमें मानचित्र बनाने हैं
तब हमें बेलनाकार प्रक्षेपों की सहायता रहेगी। अब कागज केवल इसमें विषुवत रेखा को स्पर्श करेगा, इस कारण विषुवत रेखा यहां पर सबसे ज्यादा शुद्ध या सबसे ज्यादा सही मानी जाएगी। परंतु जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, आकृति और डिस्टेंस, क्योंकि रेखाओं के बीच में अंतराल भी बढ़ता जाएगा और इसका रूप भी परिवर्तित होता जाएगा, और इस कारण इसमें डिफरेंस आता रहेगा। तीसरी जो स्थिति आती है, ध्यान कि मैंने इसका उपयोग किसके लिए किया, ये तो है आपके ध्रुवों, और इसका जो शंक्वाकार का उपयोग है किसके लिए, ध्रुवों व भूमध्य रेखा के बीच के क्षेत्र, और इसका उपयोग हम लोग करेंगे भूमध्य रेखा के समीपवर्ती भागों के मानचित्रों के जाल को प्राप्त करने के लिए। तो बेलनाकार में हम लोग कागज को किस प्रकार रख रहे हैं, बेलन के शेप में या बेलन के आकार के रूप में इसको ग्लोब पर पहनाकर, और प्रकाश का बल्ब है या जो बल्ब के द्वारा बल्ब पर फिर पेंसिल की सहायता से इनकी अक्षांश रेखाओं की लाइनों को प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी जो अंत आता है वो आता है खमध्य प्रक्षेप। खमध्य प्रक्षेप में हम लोग एक स्थिति ऐसी आती है जब प्रकाश का केंद्र और आपके जब कल्पना करते हैं कि प्रकाश का केंद्र और कागज का स्थिति, इन दोनों की स्थिति में ये परिवर्तन करने के बाद और ग्लोब के ध्रुवों की स्थिति को बनानी होती है तब, या फिर विषुवत रेखा की स्थिति बनानी होती है तब, हम लोग एक विशेष प्रकार के प्रक्षेपों का निर्माण करते हैं। उन्हें हम लोग खमध्य प्रक्षेप के नाम से जाना जाता है, और खमध्य प्रक्षेप की हम लोग अगली क्लास में लेंगे।